This program is sponsored by Hotel Oasis, Patni Top, Vikram Shoes, Gandhinagar, Rajtilak Road, and Hotel Noor Mahal, Karnal. नमस्कार, वक्त इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। राजनीति ऐसा खेल जहां पर हमेशा राज करने के लिए नीतियां चलाई जाती हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की गठबंधन की सरकार है और ये नीतियां क्या वाकई रियासत को आगे ले जाने वाली है? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जब दोनों टकराव की स्थिति में आ जाते हैं, हालांकि सरकार में है लेकिन टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। क्या ये बेहतरी के लिए होता है या फिर कहीं ना कहीं कोई मुद्दा ऐसा होता है यहां पर दोनों की सहमति नहीं हो पाती? इसी पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कविंदर गुप्ता जी, जो कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर एक सवाल, सरकार कैसी चल रही है? सरकार चलाने की और सरकार का काम किस प्रकार से है, ये अलग अलग दृष्टि हो सकती है। एक तो जनता की दृष्टि चाहिए इस पर। दूसरा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार जिस प्रकार से चलनी चाहिए, जिन मुद्दों पर ये सरकार बनी थी जी, उस तरफ हम अग्रसर हैं और काफ़ी ये जो योजनाएं या डेवलपमेंट के जो बातें हुई थी उसमें सरकार आगे बढ़ रही है। और जिस प्रकार से लगभग 1.5 वर्ष काम करने का मौका मिला, उसमें बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको आगे बढ़ाया गया है। और आने वाले 6 वर्ष में जिन मुद्दों को लेकर ये सरकार बनी थी, डेवलपमेंट की नीति पर ये सरकार बनी थी, मुझे लगता है ये अपने आप एक खरी सरकार जनता की नजरों में उतरेगी। नहीं, आपने ऐसा क्यों कहा कि जनता के दृष्टिकोण से अलग तरीका होता है सोचने का? कहीं ना कहीं कोई डर तो नहीं है? देखो, ऐसा होता है कि क्योंकि राजनेताओं को साफ कहना है कि हम तो जो भी चीजें अच्छा हैं चल रहा है, वो जो भी चीजें हैं वो जनता तय करती है जी। और जनता ये जो सरकार के काम से संतुष्ट हो तभी सरकार एक अच्छी सरकार मानी जाएगी। ये तो अभी वक्त नहीं मिला है, लेकिन 6 साल के कार्यकाल के बाद जिस प्रकार लोगों से वायदे किए जाते हैं उसमें से हम कितना % खरा उतरे, ये भी बात डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम रियासत की बात करें या फिर आपके गठबंधन की बात करें, उनकी सोच कुछ कहीं ना कहीं मुख्तलिफ है। कहीं ना कहीं आप पर आरोप लगाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता है, चाहे विपक्ष हो या फिर सत्ता की भी अगर बात करूं, जो आपकी सहयोगी पार्टी है पीडीपी, वो भी कहती है कि आप संघ के कहीं ना कहीं उस पर चल रहे हैं, एजेंडे पर चल रहे हैं। आखिर संघ का एजेंडा क्या है, ये बार बार सुनने को मिलता है हर बार। हमारे विरोधी पक्ष कुछ भी कह सकता है, लेकिन संघ एक राष्ट्रवादी विचारधारा है। अगर उसी के इशारे पर चले जाए तो मुझे लगता है कि देश, इस राष्ट्र, इस समाज का कल्याण होना ही है। और संघ की जो विचारधारा है उससे हम प्रेरित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और संघ राष्ट्रवाद चाहता है, सब समाज को साथ में लेकर चलने की बात करता है। पिछले दिनों असेंबली में आप पर आरोप भी लगे कि आप संघी हैं, तो इस कारण आप असेंबली में किसी को बोलने नहीं देते। आप उसी एजेंडे पर चल रहे हैं, दबाने की राजनीति चल रही है। मुझे जो काम मिला है, मैं आपको, एक तो बातें करने का एक तरीका होता है, दूसरा एक जो रिकॉर्ड, जो हमारी यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो रिकॉर्ड है, वो मेरी अपोजिशन के लोग भी ये वहाँ से रिकॉर्ड निकाल करके दे सकते हैं कि मैंने सभी को अकोमोडेट किया है। और स्पीकर के नाते जब मैं स्पीकर की चेयर पर बैठता हूँ तो पूरा इंसाफ का एक नजरिया लेकर के मैं वो काम करता हूं। अच्छा सर, एक सीधा सवाल, आप गद्दार हैं या देशभक्त हैं? ये तो जनता जानती है और मेरा दिल जानता है, भगवान जानता है, लोग जानते हैं कि इसमें मुझे लगता है कि आप 370 की बात करते हो ना, भारतीय जनता पार्टी का ये मुख्य मुद्दा रहा है कि 370 को यहाँ से कहीं ना कहीं आप हटाओ। मैं आज भी इस चीज को कहता हूँ कि धारा 370, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, गद्दार हो कि देशभक्त हो? ऐसा है कि 370 कहीं ना कहीं से जम्मू कश्मीर रियासत की जो डेवलपमेंट है उसमें कुछ ना कुछ अपनी अपनी सोच हो सकती है डिफरेंट पार्टीज। नहीं, सोच मैं महबूबा मुफ्ती जी की बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि जो 370 को तोड़ने की कोशिश करेगा वो गद्दार कहलाएगा। इतना बड़ा आप पे इल्जाम, मतलब आरोप, और जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपेंड किया था स्पीकर की तरफ से। हाँ, आपने उसको तो खैर उसमें शामिल ही नहीं किया उनकी स्टेटमेंट को, वो तो अलग बात है, लेकिन फिर भी कहना ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि आपकी सोच उसमें। जवाब दिया कि हमारे जो नेता है उन्होंने उसी
मतलब आपने reservation हंसते lobby। हंसते आप इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप महादेव हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं महादेव है जो हर जहर पी लेगी सत्ता के लिए या फिर ऐसा लोगों नहीं, की भलाई के लिए। ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेस जो इस देश को पिछले 60 सालों से लूटती रही है, आज 2 साल का सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में हो चुकी है, आ चुकी है, और 2.5 साल हमारे वहां पर, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर एक भी आरोप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर लगा होगा ऐसा नहीं है। ये जो रियासत है बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, इसको सरकार के बिना नहीं छोड़ा जा सकता। अगर तो कश्मीर की पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती तो वो कश्मीर की सरकार होती, ना कि जम्मू की सरकार होती। जम्मू से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है, इसलिए सरकार बनाना आवश्यक था। लोगों का इसमें मत लिया गया, तो आज जो सरकार बनी है लोगों के वादों पर खरा उतर रही खरा उतर रही है। मैं एक बात करना चाहूंगा आपसे कि जब अमरनाथ यात्रा यहाँ से शुरू हुई, कई पथराव हुए, और यही भारतीय जनता पार्टी है जो विपक्ष में जब रहती थी, और इस तरह का जब दूसरी सरकार में ऐसा होता था तो आप तुरंत उसका विरोध करते थे। यात्रा जो पाकिस्तान प्रस्त जो अलगाववादी नेता वहां पर बैठे, उनकी तरफ से प्रयास किया गया उसको, अमरनाथ यात्रा को, लेकिन ये जो हमारा जनमानस है वो अमरनाथ यात्रा उसी रूटीन में चलाता रहा। लेकिन जब हालात ज़्यादा खराब हो गए, सरकार का यही फर्ज बनता है कि उस चीज़ को कहीं ना कहीं रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी अपने जो भी अमरनाथ यात्रियों के प्रति जिस प्रकार से पहले लगती थी, आज भी उसी तरह के उनके विचार है। आतंकवादी को एक बहुत जबरदस्त हीरो बना दिया गया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो उसमें आपकी सहयोगी पार्टी का भी बहुत बड़ा वो है। सहयोगी पार्टी क्या करती है उसका बारे में मुझे नहीं कहना है, लेकिन आज जो ये मुख्यमंत्री द्वारा जो बयान दिए जाते हैं, वो आज भी जो उसका बयान है, उन्होंने कहा है कि जम्मू के लोगों से कुछ ना कुछ सीखो। जम्मू के लोग एक गुलदस्ता बनाकर चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन आज एक ही तरह के लोग वहाँ के, पर एक ही पहरावे के लोग, एक ही भाषा के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। आज भी हमारी मुख्यमंत्री ने उसको उन लोगों को नसीहत दी है कि जम्मू के लोगों से कुछ सर ये तो नसीहत होगी ना, भाषण। ये तो मतलब पॉलिटिशियन का तो ये काम है कि भाषण देना, लोगों को समझाना, लेकिन अंदर की जो फितरत होती है, जो कहीं ना कहीं जहन में होता है, वो कहीं ना कहीं आपकी सहयोगी पार्टी की जुबान पर आ जाता है। ऐसा है कि कांग्रेस द्वारा या जो हर चीज के लिए अगर कांग्रेस करते रहे तो फिर आप क्या करोगे? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी दुनिया जानती है कि आज तक इस पर पुराना भूल जाइए ना, नए सिरे से जब आपकी सरकार बनी है, आप कह रहे हो कि एक नया एक इतिहास रचने का जो देश पर जिन लोगों ने राज किया है, वो तो या तो कांग्रेस के लोग थे या कांग्रेस से निकले हुए लोग थे जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में वो शासन रहा हो या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासन रहा हो, इसमें कहीं ना कहीं अलगाववाद उमड़ता है, तो उसको सर्जिकल स्ट्राइक से उसका जवाब दिया जाता है। कश्मीर में भी जिस प्रकार से हालात रहे, पहले सरकारें अपीजमेंट की पॉलिसी करती थी, लेकिन इस बार कोई अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं हुई, और किसी तरह का भी उन्होंने आखिर में आकर के खुद ही वो दुकानें भी खोली, यहाँ पर व्यापार भी शुरू किए। ये सरकार की तरफ से ये एक कड़ा कदम था, और उसको ये जो 4 महीने लगातार घाटी बंद रही, और पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी ने क्या ये स्टैंड लिया था कि हम किसी भी पत्थरबाजों से बात नहीं करेंगे, जो एक दबाव की जो राजनीति आप कह रहे हो कि पिछले कई सालों से चलती आ रही थी, उसको आपने खत्म किया? बिल्कुल यही बात है। केंद्र सरकार का ये मानना है कि इस देश में जो भी इस भारत के खिलाफ बोलता है वो कहीं ना कहीं देशद्रोही है। आज 2 दिन पहले जिस प्रकार से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले बुलंद है, और जिस प्रकार से आर्मी चीफ का विपिन रावत जी का जो बयान आया है, उससे उनको समझना चाहिए, अगर आप राष्ट्रीय झंडे का सम्मान नहीं करोगे तो ये जिस प्रकार का भी कदम उठाना पड़ेगा, उसको उठाना ही चाहिए। लेकिन सर, नोटबंदी की अगर मैं बात करूं तो क्या वाकई आपको लगता है कि नोटबंदी के कारण ही जो घाटी में पत्थरबाजों की कमी आई है, हालांकि फिर से 1-2 दिन के बाद पत्थरबाजों ने पत्थर उठाए, लेकिन जो काफी कमी आई है, क्या उसके कारण आई है, या फिर आपकी नीति ऐसी थी कि आपने उनको अच्छे तरीके से हैंडल किया, या फिर आपको लगा कि अगर हम इनको ज्यादा तवज्जो देंगे तो ये ज्यादा हम पर? देखो, मैंने जैसे पहले कहा कि अपीजमेंट पॉलिसी, जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, ये इस चीज को जब समझेंगे, उनको अलगाववादियों को भी समझ आने लगा कि जिस प्रकार से पहली सरकारें करती थी, उनको ये जो उनके खाते सील किया जाना, वहां से पैसा कहाँ से उनको मिलता है, इन सब चीजों पर केंद्र ने कहीं ना कहीं निगाह रखी जी। वही एक कारण रहा होगा। उनको पता है कि ये सरकारें इन चीजों की परवाह करने वाली नहीं है,
क्योंकि ये जो सारा अलगाववाद है वो पाकिस्तान की तरफ से आता है, और पाकिस्तान पर जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो निश्चय ही यहाँ के लोगों को लगता होगा, लेकिन आग जो होती है बुझते बुझते बुझती, मुझे लगता है कि आने वाले समय में कश्मीर का युवा भी समझेगा। कुछ दबाव के कारण से जिस प्रकार से कश्मीर में हालात बनते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग कोई राष्ट्रभक्त नहीं, उसमें उनमें राष्ट्रभक्त लोग भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो इस हालात को खराब करने का प्रयास, उनको शुरू से जो एक, तो आप उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपको सब कुछ पता है कि वो कौन है, उनके किस तरह से कानून, सरकार उन पर कड़ी नजर रखे हुए है। नहीं, नजर रखना और कार्रवाई नजर करना रखना, है, उनको रोकना निश्चय सरकार का ये जो गृह मंत्रालय का एक काम है। मुझे लगता है कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी उसको समय समय पर यहाँ पर उसका जायजा लेने के लिए यहाँ आते हैं। तो आने वाला समय एक 70 साल का जो एक कांग्रेस द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस प्रदेश को खराब करने का जो प्रयास किया गया था, उसको समय तो लगेगा, लेकिन विश्वास कीजिए कि जनता को भी एक विश्वास है केंद्र सरकार पर कि जिस प्रकार की नीतियां चल रही हैं उससे आने वाले समय में निश्चय ही कश्मीर की स्थितियां सुधरेंगी। क्या कारण है कि पंडितों को बसाने में इतना वक्त, और आप माहौल देखना चाहते हैं, सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, और जबकि बाहर के लोग यहाँ पे बसे हुए हैं और बाकायदा पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं कि जो बांग्लादेशी यहाँ पे रह रहे हैं और जो म्यांमार से लोग यहाँ पे आए हैं वो रह रहे हैं, उनको तो यहाँ पे बसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कम से कम इनके जो यहाँ पे जो गलत तरीके से बसाए जा रहे हैं, इनको तो आप हटा सकते हैं। और आने वाले समय में निश्चय उस पर कोई ना कोई निर्णय, मतलब अभी आराम से ये 1-2 साल रह सकते हैं। ऐसा नहीं होता, ये जिस तरह की आप बात करते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन कम से कम सरकारों को एक सिस्टम के लेकिन तहत सारी चीजें सर पब्लिक एक कहीं ना कहीं आपसे टाइम बाउंड तो मांगती है ना। आप भी तो 5 साल का वक्त, 6 साल का वक्त देते कि हमें वोट दीजिए, हम इन 6 सालों में ये काम कर देंगे। देखो ऐसा है कि इस तरह के जो मुद्दे होते हैं वो आज यहाँ पर आकर के ये जो 1947 से हमारे यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज आए थे, हम उसको यहाँ पर इस प्रकार का कोई आइडेंटिटी नहीं दे सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आई है, उन्होंने निश्चय ही इस पर एक डोमिसाइल देने की बात की है, एक आइडेंटिटी। जो आपने वो जो फैसला किया उसका तो विरोध हो गया वहां पे कश्मीर में बाकायदा। विरोध तो, जो अच्छी बातों का विरोध हमेशा हुआ करता है, ये इतिहास गवाह है, लेकिन एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, और हमारा ये आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जो अधिकार मांगते हैं उनको मिलेंगे। लेकिन सर दूसरा मैं सवाल ये आपसे ये करना चाहता हूँ कि बार बार असेंबली में इस बार देखा गया कि असेंबली चलने ही नहीं दी। जनता के कई ऐसे मुद्दे थे, कई ऐसे आपके बिल भी होंगे जो अपने वहां पे लाने थे आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने, लेकिन वो असेंबली चल नहीं पाई। तो नुकसान किसका हुआ? असेंबली कितनी चली है तो आप सब जानते हैं, लेकिन ये विपक्ष की तरफ से प्रयास रहता है कि सरकार को ना चलने दिया जाए। लेकिन और आपने मुझे लगता है जो एक तारीख मुकर्रर की थी कि यहाँ तक चलेगी, उससे कोई हफ्ता पहले ही आपने, मुझे लगता है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, इसी कारण से जब उन्होंने तोड़ फोड़ का एक माहौल बनाया तो उसमें मुझे जो निर्णय लेना था मैंने लिया था। उसमें भी जो सरकार की जो ज़्यादा बिजनेस था वो खत्म हो चुका था। उसके बाद जो 2-4 दिन हमने रखे थे प्राइवेट मेंबर्स बिल्स के लिए, प्राइवेट रेजोल्यूशंस के लिए, जिस प्रकार का उनकी तरफ से माहौल बनाया गया, उसमें यही निर्णय लेना मुझे लगता है सही था। लेकिन अभी जो रिशफलिंग हुई है और जिस तरह से पीडीपी के कुछ मिनिस्टर्स ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया, आपको क्या लगता है कि सरकार रह पाएगी? ये तो खैर पीडीपी की पार्टी का मसला है, लेकिन इसका असर तो आप पर पड़ेगा ना, आपकी पार्टी पर भी पड़ेगा, गठबंधन की सरकार पर तो पड़ेगा ना। उनका अंदरूनी मामला है, उनको ही निर्णय लेना चाहिए। अपने लोगों को वो किस तरह से सेटिस्फाइड करते हैं, उन पर क्या कारण रहे होंगे जिसके कारण से इस्तीफा दिया गया, उनके अंदर का मामला है। भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी किसी को काम मिलता है उसी को निभाए। काम तो बहुत सारे आपने किए सर, लेकिन चलिए आपका विभाग नहीं है, लेकिन फिर भी ये जनता से जुड़ा हुआ मसला है। हेल्थ डिपार्टमेंट में हम देखते आ रहे हैं, कई बार अखबारों में पढ़ने को मिलता है सर, स्वास्थ्य विभाग कुछ काफी बीमार है। ये असेंबली में भी उठा था, आप ही के एमएलसी साहब ने ये मुद्दा भी उठाया था हॉस्पिटल्स को लेकर। आपकी जानकारी के लिए मैं खैर मेरा तो ये विभाग नहीं नहीं है, लेकिन फिर भी एक जनरल बात करना चाहता हूँ। इस जम्मू कश्मीर में 2 ऐसे शहर हैं, जम्मू और श्रीनगर, जिस पर पूरे प्रदेश का एक बोझ रहता है। चाहिए तो ये था कि पिछले सालों में हम जिला लेवल पर उनके अस्पतालों को कहीं ना कहीं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से करते कि
लोग वहाँ से जो सुविधाएं थी उनको जिला अस्पतालों में मिल पाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन आज भी मैं ये कहता हूँ एक ज़रूरत है जिला अस्पतालों को मजबूत करने की, ताकि वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ जम्मू मेडिकल कॉलेज में मिलती है वो उनके अस्पतालों में मिले, तभी स्वास्थ्य। सर ये सवाल मैंने इसलिए उठाया कि आप ही के पार्टी के एक नेता ने ये सवाल उठाया वहां पर। ऐसा है कि अगर उन्होंने कुछ ये बात कही होगी तो सही बात कही होगी, मैं इससे मुतफिक हूँ कि उन्होंने ऐसा बात कह सकते हैं। स्वास्थ्य तो फिर विभाग किस में तरह से कहीं ना आप कहीं मजबूत कमियां हो करेंगे? सकती हैं, लेकिन 1.5 साल के अंदर जो पिछला बिगड़ा हुआ निज़ाम था उसको समय लगेगा। उन सरकारों ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कहता, उन्होंने भी बहुत प्रयास किए। इसलिए अब जरूरत है कि जिला अस्पतालों को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ पर आने चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर आज जिस प्रकार का हमारा जीवन का स्तर है या जो हमारे जीने का एक तरीका है, उसमें हर आदमी कहीं ना कहीं उसको ज़रूरत रहती है अस्पतालों की। और बहुत से ऐसे चैरिटेबल हॉस्पिटल भी खुलने चाहिए, बहुत से ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल भी खुलने जो लोग वहाँ पर जा सकते हैं। आज मेडिकल कॉलेज के अंदर घुसो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, तो वहाँ पर पहले तो आदमी को ये पता नहीं लगता कि स्ट्रेचर कहाँ से मिलेगा। एक इमरजेंसी के अंदर एक जगह पर 4 मरीज लेटे हुए, ये वाकई में। लेकिन हम लोगों को अपने, जैसे मेरी काउंसलर को डाइवर्ट करता हूँ कि आप गांधीनगर अस्पताल में जाइए, वहाँ पर भी आपको सुविधा मिलती है, और वाकई में ये बात सही है। इसलिए आने वाले समय में जब तक जिला हॉस्पिटल्स को फोकस नहीं किया जाएगा तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं। लेकिन सर ये फिर किस तरह से होगा? आपकी सरकार को इस प्रकार की कोई ना कोई नीति बनानी पड़ेगी कि जिला अस्पतालों को जो स्थानीय राजौरी का आदमी जम्मू में आएगा, डोडा का आदमी जम्मू में आएगा, कठुआ का आदमी जम्मू में आएगा, कब तक ऐसा होता रहेगा? इसलिए वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए सुविधाओं देने की जरूरत है, इसके लिए विचार करना चाहिए। आज भी जिस प्रकार से ये कारपोरेशन बनाई गई दवाइयाँ खरीदने के लिए, अभी भी मैं नहीं कहता कि 100% वो अपने करने पर खरा उतरी है, लेकिन एक प्रयास शुरुआत है कि लोगों को सस्ते रेट पर दवाइयाँ मिलें, और जो दवाइयाँ बाजार में 10-10 गुना भाव पर मिलती हैं वो लोगों को प्रोवाइड हो, इस प्रकार की कोशिश की जा रही है। सर जम्मू में जो लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और ये भी देखने को मिल रहा है कि बाहरी राज्यों से कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं, खासकर आपकी, मैं गांधीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा जगह जगह उन लोगों ने रेडी लगाई है, एनक्रोचमेंट हो रही है सड़कों की। कई लोगों ने इस तरह से अपने से बाजार खोलनी है जो कहीं ना कहीं खतरनाक है, खुदा ना खास्ता कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, जैसे पिछले दिनों यहाँ पे झुग्गियों में आग लग गई थी, आपने खुद दौरा किया था। आप इस तरह के जब चीजें आपको कोई बताएगा या आपके जहन में है कि मुझे ये दुरुस्त करनी है? देखो, हाउसिंग डिपार्टमेंट को अपना फर्ज निभाना होगा। मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर रहा हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से मशरूमिंग होती रही कॉलोनीज की, और जिन लोगों ने गवर्नमेंट की जगह घेर करके कॉलोनीज बसाई, उनको चाहिए तो ये था कि वहाँ पर सही सुविधा, सड़क, बिजली, पानी वो देते, लेकिन आज भी वो कॉलोनीज बनती जा रही हैं और जो लाइबिलिटीज हैं वो गवर्नमेंट के लिए छोड़ दी जाती हैं। उन पर कम से कम डेवलपमेंट चार्जेस लगने चाहिए जो कॉलोनी बनते हैं। इस प्रकार की नीति नहीं बनाई गई, और आने वाले समय जो कॉलोनीज बनती हैं, पानी, बिजली और जो कॉलोनाइजर है उसको। लेकिन सर आप भी तो इन रास्तों से गुजरते होंगे। मैं गुजरता हूँ, लेकिन मुझे विरासत में ये चीजें मिली हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 1.5 वर्ष नहीं, अगर सड़क पर किसी ने एनक्रोचमेंट की है ये तो मतलब उसको हटाया जाता है। आपको पता होगा, नालों पर इंक्रोचमेंट हुई थी, शिवाजी चौक पर, चंडी माता मंदिर के पास, नई बस्ती में, डिग्याना में, सभी नालों को मैंने लोगों से मिलकर के उसको तुड़वा दिया है। आज नालों पर जो बनी दुकानें हैं उसको मैंने अपने क्षेत्र में तुड़वाया है। रेडियाँ वहाँ से सारी ले जा करके लोगों को समझा करके रेडी जोन बनाए गए हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। इतनी जनता है, बेरोजगारी है, और खाना तो सभी को मिलना ही चाहिए। सरकार को इस प्रकार की, जैसे ऐसे कॉलोनीज में जो कमर्शियल एक्टिविटीज क्यों होती है, जब हम कॉलोनीज काटते हैं एक प्लान होना चाहिए हमारा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे भी ये जो कमर्शियल सेंटर्स होने चाहिए, वो नहीं बनाए गए। गांधीनगर जब बना था, त्रिकुटा नगर जब बना, नहीं बनाए गए। कॉलोनीज के साथ साथ एक कमर्शियल सेंटर बनाने की जरूरत होती है। आज बेरोजगारी इतनी है कि हर आदमी अपनी, जब उसको कोई नौकरी नहीं मिलती तो अपने घर के बाहर से एक कमरे को दुकान बना लेता है।
क्या करेगा? या तो कोई नीतियां इस प्रकार से बदलनी होंगी। मतलब वही तो कह रहा है, ये बदलाव आपकी सरकार लाने की कोशिश करेगी ऐसे बिल्कुल तरह की। ऐसी नौकरियां, मैंने पहले ही कहा कि 370 इसमें आड़े आती है। यहाँ पर बहुत से बड़े कारखाने लग सकते हैं, यहाँ बहुत से बाहर से आकर के बिजनेस यहाँ पर शुरू हो सकते हैं, जिसके राज्य के आज जम्मू को बूढ़ों का शहर जो धीरे धीरे बनता जा रहा है। मेरे बच्चे सभी बाहर हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में उनके लिए रोजगार की सुविधा नहीं है। इस तरह से अगर हम तभी तो सर आपके केंद्र में आपकी सरकार, यहाँ पे आपकी सरकार, तो कुछ ऐसी नीति आपको लानी पड़ेगी ना, आपको जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा। अगर 370 धारा 370 को हटाने में वक्त लगेगा तो उस 70 वक्त के साल दौरान के बिगड़े कैसे हुए क्या होगा? निजाम को 2 महीने 2 मतलब साल उस में वक्त पूरा के नहीं दौरान किया क्या जा सब सकता। बेरोजगार सरकार बैठेंगे? इसकी तरफ अग्रसर है और आने वाले समय मुझे लगता है कि निश्चय ही लोगों को इससे राहत मिलेगी। इसलिए देश का जनमानस हमारा अपना जनमानस है। यहाँ का युवा अगर उसको पास कोई काम नहीं होगा, भटकेगा, तो इस देश में थोड़ा जो ठहराव आना चाहिए वो नहीं आएगा। इसलिए इस पर गहन सोच की जरूरत है। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, आप मेयर से विधायक, विधायक से अब स्पीकर, अब स्पीकर से आगे क्या? जो मेरी पार्टी ने सोचा होगा, जो भगवान ने लिखा होगा मेरी किस्मत में, उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैं तो ये चाहता हूं जो मुझे को काम कार्य मिले मैं उसको ठीक प्रकार से निभाने का प्रयास करूं और जनता के जो एक मापदंड है उस पर खड़ा हूं। इसका मतलब आपकी ख्वाहिश सीएम की है? जो भी मुझे कार्य मिलेगा, जिस प्रकार के हालात बनेंगे, मैं उसको ठीक प्रकार से निभाऊंगा, ऐसा मैं कह रहा हूं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।